बचपन के दिन याद आते ही चेहरा खिल उठता है। माँ का प्यार, पिता का दुलार, भाई बहन के साथ खेलना, दोस्तों के साथ मस्ती। बचपन की यादें हमेशा गुदगुदाती रहती हैं। लेकिन हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता। कुछ लोगों को बचपन में ही गुनाह और जुर्म जैसी घिनौनी सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है और ये कड़वी हकीकत है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार सन 2011 में देश भर में 1514 बच्चों के कत्ल के मामले सामने आए और 15,282 किडनैपिंग के केसेस। बच्चों के साथ होने वाले अपराधों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और सभी माता पिता दिन रात इसी फिक्र में रहते हैं कैसे अपने बच्चों को गुनाह के साए से दूर रखें। आज की कहानी में इन्हीं सवालों का जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे हम। क्या हो गया? देखना पापा अब तुम्हें डांटेंगे। पापा मुझे कभी नहीं डांटेंगे क्योंकि पापा की मैं फेवरेट है ना पापा? कोई फेवरेट नहीं है। जो बच्चे झगड़ा करते हैं वो पापा के फेवरेट कभी नहीं होते। पापा के फेवरेट कौन होते हैं? जो झगड़ा नहीं करते हैं। तो प्रॉमिस करो झगड़ा नहीं करोगे। प्रॉमिस। एक गिफ्ट दूं आप लोगों को। दे दूं? आंखें बंद करो। चीटिंग नहीं चलेगी, हाँ? कोई भी देखना मत। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। ये तुम्हारा है। थैंक यू पापा। ये लो, छोटा रख लो। अरे शंभू, ये लो रखो। आ रहे हैं। रमेश, हाँ? इधर आ। अरे जल्दी आओ। क्या? अरे जल्दी आओ तो सही। अरे हुआ क्या? अरे प्रिंटिंग मामा के पास चल रहे हैं, फिर बताता हूँ। अरे आओ मामा जी, आशीष। ये देखिए अरे तुम ही बता दो क्या है। नई गाड़ी खरीद रहा हूँ। बधाई हो, बधाई हो। आशीष, तुम पहले हो जो इस मोहल्ले में इतनी बड़ी गाड़ी खरीद रहे हो। बस आप लोगों का आशीर्वाद है। भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे भैया आपको बताया था ना मेरे दोस्त की शादी है। अरे यार, रुको रुको रुको, ये रखो। अरे भैया पैसे हैं मेरे पास। अरे रख लो। और आशीष भैया को बधाई दी? किस बात की? एक गाड़ी खरीदी है इन्होंने। बधाई हो भैया। हाँ थैंक यू। पार्टी कब दे रहे हो? अरे थोड़ा सब्र करो, 1 साल बाद पार्टी दूंगा। गाड़ी से तो शुरुआत की है। क्या है ना मामा जी, एक 5 स्टार होटल का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला, फिर घर भी खरीदूंगा और गाड़ी की पार्टी साथ में दे दूंगा। अच्छा चलता हूँ, नीलिमा इंतजार कर रही होगी, उसे भी तो खुशखबरी देनी है। अच्छा भैया, मैं भी निकलता हूँ, ठीक है? हाँ तुम भी निकलो। एक गाड़ी क्या खरीद ली, पूरे मोहल्ले में ढोल पीट रहा है। मामा मेहनत की उसने, मेहनत। अरे मेहनत तो हम सभी उससे ज्यादा करते हैं, लेकिन ऊपर वाला भी उसी पे मेहरबान है। हम रहे वहीं के वहीं। आप भी ना मामा, विश्वास रखिए भगवान पे। इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, थोड़ा बहुत बचपना तो उसमें रहता ही है। शायद इसीलिए वो हर रोज छोटी मोटी गलतियां करता है, जैसे कि अभी आशीष ने की। वो पूरे मोहल्ले में नई गाड़ी खरीदने का ढोल पीट रहा था। उसे लगा वो सबके साथ अपनी खुशी बांट रहा है। उसने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि वो अपनी धन दौलत का दिखावा कर रहा है और ये दिखावा लोगों में ईर्ष्या और जलन का भाव पैदा करता है, जो आगे चलकर घातक साबित हो सकता है। अरे क्या कर रही हो तुम लोग? चलो जल्दी से नाश्ता कर लो वरना ट्यूशन के लिए लेट हो जाओगी। मम्मा हमें जैम ब्रेड नहीं खाना। अच्छा, अब चुपचाप खा लो। अरे क्यों डांट रही हो मेरी बच्चियों को? क्योंकि आपकी बेटियों के नखरे इतने बढ़ गए हैं कि इन्हें अभी जैम ब्रेड नहीं खाना है। बस इतनी सी बात? कोई बात नहीं, हम तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। ये लो। अरे अरे रुको तो। ये लो। थैंक यू पापा। ओके बेटा, ये लो बैग लो। बाय बाय। 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 अरे क्या हो गया? कभी कभार बाहर का खाना चलता है, बच्चे हैं। मैं अपनी बच्चियों को वो सारी खुशियां देना चाहता हूँ जो मुझे मेरे बचपन में नहीं मिला। हम सभी अपने बच्चों को दुनिया भर की खुशियां देना चाहते हैं, लेकिन हमें ऐसा पूरी जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। आशीष ने लाड प्यार में अपनी बेटियों के हाथों में 500 रुपए थमा दिए। उसका ऐसा करना अपनी बच्चियों के प्रति उसका प्रेम था। ऐसा करके उसने अपनी बेटियों को तो खुश कर दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि कहीं बच्चियों के हाथ में 500 रुपए देखकर किसी की नीयत खराब हो गई तो। इस बात पर गौर ना करके शायद आशीष ने बहुत बड़ी गलती की।
सुनिए, 2 बज गए हैं, बच्चे अभी तक ट्यूशन से वापस नहीं आई। इतनी देर तो कभी नहीं करती वो लोग। अरे ट्यूशन से निकल के खेलने चले गए होंगे, आ जाएंगे। क्या कर रही हो? आप और आपका टीवी। उठिए, चलिए अभी जाइए। अरे जा रहा हो बाबा, तुम तो एकदम टेंशन को मारी हो। कौन टेंशन में आ जाती हो? आता हूँ लेके। सोनू, हेमा और अंजलि कहाँ हैं? नहीं अंकल, उनका कब से नजर है, लेकिन अब तक आए नहीं है वो। मैम, वो दोनों बच्चियां आई थी मेरी पढ़ने के लिए। हाँ भाई साहब, पर वो दोनों बाकी बच्चों के साथ पढ़ के चले गए। कहाँ है हिमांजलि? अब साथ नहीं लाए? घर नहीं आई क्या? आई नहीं मतलब? अरे मुझे भी नहीं मिली कहीं, समझ नहीं आ रहा कहाँ गई। तो ट्यूशन से कब का निकल चुकी है, तो ग्राउंड पे भी नहीं। हे भगवान, कहाँ होंगी मेरी बच्चियाँ? कहीं कुछ। अब तुम कुछ ऐसा समझ सोचने लगो, संभालो अपने आप को। होगी ना यहीं कहीं, मैं अगल बगल देख के आता हूँ, ठीक है? हेमा और अंजलि आई है क्या? कौन है? आशीष? आशीष? आशीष हुआ क्या? मामा जी, आशीष? दोनों बच्चे आई हैं क्या? नहीं, नहीं? दोनों बच्चियां यहाँ तो नहीं आई। सब ठीक तो है ना? क्या हुआ आशीष, कुछ बताओगे? आशीष बताओ तो, बात क्या है? नितिन भाई। हाँ जी बोलिए। मेरी दोनों बच्चियां दिखी क्या कहीं? नहीं, कहीं नहीं दिखी। ठीक है, क्यों? आशीष, मैं आके पूछता हूँ। हाँ। कुछ पता चला? कहाँ गई होगी? कहाँ गई होगी मेरी बच्चियाँ? कहाँ गई वो दोनों? आप ले आइए मेरे बच्चियों को, ले आइए। आशीष, बच्चियों का कुछ पता चला? पर बच्चियां जा कहाँ सकती हैं? सुनिए, आप पुलिस में जाइए, कुछ भी कीजिए, मगर मेरी बेटिया को ले आइए, मेरी बच्ची को ले आइए, जाइए। मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। आशीष, मैं भी साथ में चलता हूँ। ध्यान रखो अपना। सर, ये दोनों मेरी बेटियां हैं, हेमा और अंजलि। 11 साल की और 7 साल की। और दिन 12:30 बजे तक आ जाती थी घर पर, आज पता नहीं आई नहीं अभी तक। हवलदार, ये तस्वीर शहर के सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा दो और तलाश जारी करो। ओके सर। मिस्टर आशीष, आपने अपने रिश्तेदार और दोस्तों को वहाँ फोन किया? I mean, हो सकता है वहां चली गई। जहाँ जहाँ जा सकती थी सब जगह पता किया सर, पता नहीं चला। ठीक है, फिलहाल आप लोग जाइए, हमें जैसे ही पता चलेगा आपको इन्फॉर्म करें। जल्दी कर दीजिएगा। आशीष जी, आप परेशान न होइए, पूरी कोशिश करें। हेलो, हाँ मैं हेमा और अंजलि का पापा बोल रहा हूँ। बच्चियाँ आई हैं क्या आपके यहाँ? नहीं आई? ठीक है।
अब चलिए मेरे साथ। भाई साहब, वो शाम को मेरे पति ने 2 बच्चियों के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई थी, कुछ पता चला? हाँ, छानबीन चल रही है। लेकिन कुछ तो पता चला होगा। बोला ना, छानबीन चल रही है। आज के दिन में 50 केस दर्ज हुए। सिर्फ आपका एक केस नहीं कि सिर्फ ध्यान दिया जाए आप पे। दोबले, जी सर। ये कोई तरीका इनसे बात करने का? पिछले 8 घंटे से इनकी बच्चियां गायब हैं। इनका हक बनता है कि आके हमसे पूछताछ करें। माफी मांगो इनसे। सॉरी मैडम। देखिए, आपकी बेटियों की तस्वीर हमने शहर के सारे पुलिस स्टेशन में दे दी है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। आशीष जी, आपको किसी का फोन आया? I mean, ऐसे केसेस में अक्सर फिरौती का कॉल आता है। नहीं, कोई फोन नहीं आया सर। वैसे हमने शहर के सारे अस्पताल और मुर्दाघरों में भी पता किया है, वहां तो कुछ ऐसा पता नहीं चला। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। आई एम सॉरी। अब प्रोसीजर के तहत ही सब तो करना ही पड़ता है। अगर मेरी बच्चियों को कुछ हो गया तो कहाँ होंगे मेरे बच्चे? कहाँ होंगे? ये लड़की हमारे यहाँ पे आइसक्रीम खाने आती थी, इसके ज्यादा हमें कुछ नहीं पता। साहब हमारा भरोसा करो साहब, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम साहब। वो तो मोहल्ला में तरह तरह का खबर फैला हुआ साहब कि बेबी लोग को कोई अगवा करके ले गया साहब। इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है साहब। चलिए बता कि तुम दोनों की दुकान के अलावा ये लड़कियां किधर जाती थी? वो ट्यूशन के पास एक बेकरी है ना, वहां देखा था मैंने एक बार। सर, तुम अकेले वो बेकरी वाला कहाँ? सर, उनकी दुकान उसी दिन से बंद है जब से ये दोनों लड़की गायब हुई है। उनके घर नहीं गए तुम? सर, घर पर भी गया था, ताला बंद है। पड़ोसी से पूछा तो ये लोग कानपुर निकल गए। कोई आता पता? हाँ सर, उनके घर का एड्रेस लाया हूँ सर। ये कानपुर का एड्रेस है। कानपुर पुलिस स्टेशन? कानपुर क्यों गए थे? तो मेरा घर है साहब, माँ बाप से मिलने गया था। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है साहब, वो हॉस्पिटल में है। आप चाहे तो फोन करके पूछ लीजिए साहब। ये भी नहीं है तो फिर कौन हो सकता है सर? अब तक हम सिर्फ गलत लोगों से ही पूछताछ कर रहे थे। मतलब सर? मतलब ये कि ये सारा मामला है फिरौती का। आशीष से मिलना होगा। आशीष जी, अगर आपकी बेटियों का किडनैप हुआ है तो फिरौती का कॉल जरूर आएगा। घबराने की बात नहीं, क्योंकि आपके घर का फोन, दुकान की लैंडलाइन और साथ ही आपका सेल फोन तीनों टैप किए हैं। वो जैसे ही फोन करेगा हमें पता चल जाएगा कहां है। हेलो, हो जाएगा, शाम तक हो जाएगा। हाँ, किसका फोन? कस्टमर। हेलो, नहीं, पुलिस चौकन्नी थी। उन्होंने आशीष के घर और दुकान के फोन टैप कर लिए, लेकिन अगले 3 दिनों तक आशीष और पुलिस दोनों किडनैपर्स के फोन का इंतजार करते रहे और कोई फोन नहीं आया। हाँ, आशीष की दुकान के फोन की घंटियां जरूर बजी, पर वो सारे फोन उसके ग्राहकों के थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा आशीष जी। अब तो ऐसा लगने लगा है कि ये फिरौती का मामला भी नहीं रहा। तो फिर क्या कारण हो सकता है सर? एक बात बताइए, आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह?
आशीष जी, पिछले कई सालों में आपने बहुत तरक्की की है, बहुत सारा पैसा भी कमाया है। हो सकता है किसी ने जलन की वजह से ऐसी हरकत की हो। हो भी सकता है सर, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी के बच्चे को कोई गायब कर दे। क्यों करेगा सर ऐसा कुछ? नहीं आशीष जी, गुनाह करने वालों के कई बार अलग अलग तरह के रीजंस होते हैं जिन्हें हम भी समझ नहीं पाते हैं सर। अब तो ऐसा लग रहा है कि ये केस की छानबीन एक नए सिरे से शुरू करनी होगी। ये लीजिए। आपका लेटर बॉक्स पूरा भरा हुआ है, अंदर से चिट्ठी निकाल लीजिए, क्या पता कोई जरूरी लेटर हो। ठीक है। आपका लेटर बॉक्स पूरा भरा हुआ है, अंदर से चिट्ठी निकाल लीजिए, क्या पता कोई जरूरी लेटर हो। ये फिरौती का फोन क्यों नहीं आया अब तक? सर शायद उन्हें पता चल गया कि हम उनका फोन टैप कर रहे हैं। सर, आजू बाजू वाले का सबका रिकॉर्ड चेक कर लिया है, किसी का कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है आशीष जी, आज तो पैसे दिलाओ सब, कितना दिन चक्कर लगाता रहूंगा, आना जाना सब। क्या प्रॉब्लम उधर? मैं नहीं साहब। साहब अभी आप ही कुछ करो साहब। ये ढूंढे साहब है ना, उनको बोल बोल के थक गया साहब। वो स्कूटर वाले को बोलो ना मेरा पैसा देने के लिए। काहे जा रहे ढूंढे? कुछ नहीं साहब, इसके ऑटो में जरा सा क्या खरोच लग गया, ये रोज पुलिस स्टेशन में आ जाता है और चिल्लाता है साहब। जरा सी खरोच? अरे साहब मेरे ऑटो रिक्शा का हेडलाइट टूट गया है, हेडलाइट, और फोकट का खर्चा अभी। तू चुप रहेगा? याला वसो तकले बोला ना। चल आजा साहब बोलो साहब, आज कैसे भी मुझे पैसे दो साहब, कुछ भी करके पैसे दो मेरे को प्लीज। हाँ बोलो। आप जल्दी से घर आ जाइए, पर पुलिस को कुछ भी मत बताइए। क्या? अरे नीलिमा पूरी बात तो बताओ, क्या हुआ? आप बस पहले घर तो आइए, लेकिन हाँ इंस्पेक्टर को कुछ भी मत बताइए प्लीज, भगवान के लिए कुछ भी मत बताइए, जल्दी आइए। हाँ ठीक है, चला रहा हूँ। मामा जी, रमेश, आप लोग यहाँ क्या क्या हुआ? ये लीजिए पढ़िए। हाईवे के बगल वाले अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में 20 लाख रुपए रख जाना बना। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो लोग 10 जून को पैसे लाने के लिए कहा था, आज 11 जून है, कहीं उन्होंने हमारे बच्चियों के साथ कुछ भी अशुभ मत बोलो। मामा जी, मुझे तो लग रहा है ये जो कोई भी है उसे मालूम है कि हमारा फोन पुलिस टैप कर रही है, तभी तो उसने फोन पे नहीं बल्कि खत लिख के फिरौती मांगी। जब तक उसको पैसे नहीं मिलेंगे ना, वो हमारी बच्ची को खुश नहीं करेगा। लेकिन आशीष, अब तुम क्या सोच रहे हो? मैं तो कहता हूँ पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अगर पुलिस के पास गए तो बच्चों की जान को खतरा हो सकता है, और अगर उनको कुछ हो गया तो जिंदगी भर पछतावे के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। मामा जी ठीक कह रहे, आप बस जाइए और पैसे दे दीजिए उन्हें। अब हमारी बेटियों को ले आइए, पता नहीं वो लोग किस हालत में होगी। तुम चिंता मत करो नीलिमा, मैं आज ही पूरे पैसे देके बच्ची को छुड़ा लूंगा। देखना, कल हमारे बच्चे हमारे साथ होंगे। लेकिन आशीष, इतने पैसे लाओगे कहाँ से? मामा जी, कुछ पैसे हैं हमारे पास, जो कम पड़ेगा वो घर के जेवर गिरवी रख के कर लेंगे। पैसों का क्या है, फिर आ जाएंगे। लेकिन बच्ची
क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि पुलिस के पास नहीं जाकर हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं? हाँ, उनके पास जाके और रिस्क नहीं लेना मुझे, अपने बच्चे वापस चाहिए बस। चलो। आई सर। आशीष जी को थोड़ी देर पहले किसका फोन आया था? सर उनकी वाइफ का कॉल था। मैं सुनना चाहूंगा। ये लीजिए। हाँ बोलो। आप जल्दी से घर आ जाइए, पर पुलिस को कुछ भी मत बताइए। नीलिमा पूरी बात तो बताओ, क्या हुआ? आप बस पहले घर तो आइए। हाँ ठीक है, चला रहा हूँ। ये आशीष जी की पत्नी ने पुलिस को मना करने को क्यों कहा? मिस्टर आशीष के सारे फोन कॉल को ट्रेस कीजिए, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें बताइए, जैसे हमें खबर लगी उनका पीछा करना। जी सर। आशीष, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं यार, ऐसे बुरे टाइम में मेरे साथ हो यही बहुत है। चल। आप कहाँ चलना है? हाईवे पे जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है वहाँ। आशीष की एग्जैक्ट लोकेशन मिले तो मुझे इन्फॉर्म करो। सर आशीष मनी फंड बैंक से लेफ्ट लेकर हाईवे की कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग के पास जा रहा है। आशीष के लोकेशन में जैसी चेंजेस आए मुझे फौरन बताओ। जी जी। ड्राइवर, गाड़ी हाईवे के कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग की तरफ लो जल्दी। ओके सर। किडनैपर जैसे ही पैसा लेने आ गया ना, यहीं इधर तो पूछेंगे। तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ। ए पकड़ा, ताकत क्या चला? हम हाँ सर। क्या किडनैपर पकड़ा गया? और बच्चियां कैसी हैं? देखिए उनका कुछ पता नहीं चला है, लेकिन आप लोग फौरन यहाँ आ जाइए। हाँ ठीक है, मैं भी आता हूँ सर। तो देवेंद्र, कंस्ट्रक्शन वाली साइट पर क्या कर रहा था तुम? सर मैं तो वहां से गुजर रहा था सर, तो वहां पर वो बैग देखी सर, तो मैं चेक किया और तभी आप लोगों ने मुझे आके पकड़ लिया। कहानी बहुत अच्छी है सर, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई। चल चल अंदर चल। अरे देवेंद्र, इसको क्यों पकड़ा है? यही किडनैपर है आपके बच्चियों का। देवेंद्र, तूने ऐसा क्यों किया? कहाँ है मेरी बच्चियाँ? बता बता, कहाँ है मेरी बच्चियाँ? बता। देवेंद्र, तुम तो मेरे छोटे भाई जैसे हो, क्यों किया ऐसा? भैया मैंने कुछ नहीं किया, आप सबको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मुझे खामखा बलि का बकरा बनाया जा रहा है भैया। कहाँ छुपाया मेरे बच्चे को? बताओ, मेरे बच्चे को कहाँ छुपाया? मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ, शांत होइए। और रही बात इसकी, इसे तो मैं देखूंगा। ले जाओ सर। आजा चल। प्लीज आशीष जी समझाइए ना। बच्चियों का अपहरणकर्ता जिसे पुलिस पूरे शहर में ढूंढ रही थी, आखिरकार निकला भी तो उनका पड़ोसी ही। लेकिन यह गुत्थी अभी पूरी तरह सुलझी नहीं थी। देवेंद्र साफ इनकार कर रहा था कि उसने बच्चियों को किडनैप नहीं किया। ऐसे में पुलिस के लिए इस केस को हल करना बेहद मुश्किल हो रहा था। देवेंद्र की गिरफ्तारी के बावजूद किडनैपिंग से जुड़े सारे सवाल जस के तस थे। मसलन किडनैप की गई बच्चियां कहां हैं, किस हाल में हैं, और अगर देवेंद्र ने उन्हें किडनैप नहीं किया तो फिर किसने किया?
आशीष जी, मैं ये मानता हूं कि दोनों बैग आपकी बेटियों के हैं, यानी हेमा और अंजलि, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन पर लगे खून के धब्बों के निशान भी आपकी बेटियों के। इधर आ, इधर। हाँ साहब। हाँ साहब। ये क्या, तू बैग को क्या घूर के देख रहा था? साहब मुझे ऐसे लग रहा है कि ये वही बैग है जो स्कूटर की लड़कियां पहनी हुई थी जिससे मैं टकराया था। क्या वही लड़कियां हैं? अरे हाँ साहब, ये वही लड़की है साहब। स्कूटर पर जो आदमी था उसे पहचान सकते हो? क्या हो कर रहे? हेडलाइट तोड़ दिया मेरा तूने। काफी मुश्किल होगा साहब, क्योंकि उसने हेलमेट पहना हुआ था। हाँ, थोड़ी देर के लिए उसने अपना हेलमेट का शीशा ऊपर किया था। उसको देख लूंगा तो मैं पहचान लूंगा साहब। चलो मेरे साथ। यही ना आदमी? नहीं साहब, ये वो आदमी नहीं है साहब। जरा ध्यान से देख इसे। नहीं साहब, 100% वो आदमी नहीं है साहब। ये समझ में नहीं आ रहा है। कंस्ट्रक्शन की साइट पर देवेंद्र था और तू ये कह रहा है कि वो आदमी वो नहीं है। साहब मैं उनको देखूंगा तो जान जाऊंगा साहब कौन आदमी है वो। साहब वो ब्लू रंग की स्कूटर चला रहा था और लड़कियां उसको चाचू चाचू बुला रही थी साहब। पूछताछ के दौरान पता चला कि रमेश के पास भी उसी कलर और कंपनी का स्कूटर था और बच्चियां भी उसे चाचू कहकर बुलाती थी। तो क्या गुनहगार रमेश था? आशीष जी, आपके दोस्त रमेश के पास ब्लू कलर का स्कूटर है और ये देवेंद्र उसी का भाई है। सर आप क्या बोल रहे हैं? रमेश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। आशीष जी, आपके पास उनका कोई फोटो है? आई मीन, हो सकता है आपके सेल फोन में? हाँ, मोबाइल में होगा। ये क्या यही वो आदमी? बच्चे को चिल्लाने का नहीं। हाँ साहब, यही तो आदमी था वो। 100% ही आदमी था साहब। हे भगवान, रमेश ऐसा छोटा भाई जैसा माना था मैंने। होली दिवाली सब एक साथ मनाते थे। चाचू चाचू बुलाती थी उसे। हवलदार, इसके घर की अच्छे से तलाशी लेना और जो भी सामान मिले उसे फिंगरप्रिंट के लिए भेज दो। जी सर। चलो। क्या हुआ मेरे बच्चे को? बताइए क्या हुआ, बताइए ना। नहीं, सब वो ऑटो वाले ने किसी और को देखा होगा साहब। सब वो कंपनी और वो कलर का स्कूटर मेरे पास है तो इसमें मेरा गुनाह नहीं है साहब।
मैं बेकसूर है साहब। ऐसा क्या? हाँ? बेकसूर है? सब सच्ची बोलता हूँ साहब। देवेंद्र और रमेश पुलिस की सख्त पूछताछ के बावजूद अब भी यही कह रहे थे कि अपराध उन्होंने नहीं किया। तो फिर आखिर कौन था इस बेहद निर्मम हत्याकांड का मास्टरमाइंड? कोई और, या फिर ये दोनों आरोपी पुलिस को बहला रहे थे? अब इस सवाल का जवाब अदालत में ही मिल सकता था। केस अदालत में जाने वाला था, लेकिन पुलिस के पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के अलावा और कोई पुख्ता सबूत नहीं था। ऑर्डर ऑर्डर। सर हम बेकसूर है सर मैं फंसाया जा रहा है सर इसमें मेरा कोई हाथ नहीं सर। अरे हाँ साहब, ये वही इंसान है। अरे इसकी स्कूटर तो मेरे रिक्शा से टकराई थी साहब, और वो स्कूटर पे 2 लड़कियां भी थी साहब। झूठ बोल रहा है साहब, झूठ बोल रहा है ये। मैं इसको पहली बार देख रहा हूँ। भाई क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? अरे क्या झूठ बोल रहा हूँ मैं? जज साहब वही इंसान है ये। सर मैं तो शादी से लौट रहा था सर, और वो रास्ता वहीं से होकर जाता है। थोड़ी सी लालच में आकर मैं बैग में देखने का कि क्या है, बस इतना ही कसूर है मेरा, और कुछ नहीं। कसूर किसका है इसका फैसला आप नहीं करेंगे, इसका फैसला अदालत करेगी। योर ऑनर, तमाम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बिना पर प्रोसिक्यूशन अदालत को यह बताना चाहती है कि यह जुर्म आखिर हुआ तो कैसे हुआ। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, देवेंद्र और रमेश का लॉन्ड्री का बिजनेस था, ठीक उसी तरीके से जैसा कि आशीष का था। फर्क सिर्फ इतना था कि आशीष का बिजनेस ऊंचाइयों को छू रहा था, जबकि इनका बिजनेस डूबने के कगार पर था। और इसीलिए इन दोनों ने जल्दी पैसा कमाने की चाह में आशीष की बेटियों को किडनैप करने का प्लान बनाया। और प्लान के मुताबिक सबसे पहले देवेंद्र शादी का बहाना बनाकर शहर छोड़कर वापस चला, लेकिन नहीं योर ऑनर, हकीकत कुछ और थी। देवेंद्र शहर से बाहर गया ही नहीं। दरअसल वो इस शहर की एक खस्ता हाल इमारत में जाकर रहने लगा। 7 जून 2009 जब हेमा और अंजलि नाम की दोनों बच्चियां ट्यूशन पढ़कर वापस लौट रही थी, तब रमेश रास्ते में उन्हें मिला और घर छोड़ देने का बहाना बनाकर उसने उन दोनों बच्चियों को अपने स्कूटर पर बैठाया और उन्हें अगवा कर लिया। और यह भी एक अजीब इत्तेफाक था योर ऑनर कि जिस समय रमेश बच्चियों को अपने स्कूटर पर अगवा कर ले जा रहा था, उसका स्कूटर एक रिक्शे से टकरा गया। और वो रिक्शे वाला आज इसी अदालत में एक अहम गवाह के तौर पर मौजूद है। ये दोनों मुजरिम बहुत शातिर हैं। इन्हें अच्छी तरीके से मालूम था कि आशीष के घर पर पुलिस ने फोन टैप करके रखा हुआ है, और इसीलिए इन्होंने फिरौती की रकम एक खत के माध्यम से आशीष से मांगी। और इन दोनों के ऊपर किसी को शक ना हो, इसलिए इस पूरे वाकये के दरमियान रमेश हमेशा आशीष के साथ रहा। ये दोनों अच्छी तरीके से समझ चुके थे योर ऑनर कि बच्चियों का जिंदा रहना इनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए एक रात इन्होंने बच्चियों का खून कर दिया। जहां तक सबूत की बात है योर ऑनर, वो एक नहीं कई सबूत हैं हमारे पास। सबसे पहला सबूत फिरौती का ये खत जो कि आशीष के घर भेजा गया। योर ऑनर, हमें रमेश के घर से देवेंद्र के लिखे हुए कई पोस्टकार्ड मिले, और उन पोस्टकार्ड की लिखावट को जब हमने फिरौती की रकम की लेटर से मैच किया तो दोनों की लिखावट सेम पाई गई। जी हाँ योर ऑनर, खुद हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ने इस बात की पुष्टि की है। ये रहा सबूत। और दूसरा सबूत, रमेश का वो स्कूटर जो कि रिक्शे से टकराया था, उस स्कूटर पर आज भी डेंट के निशान मौजूद हैं। तीसरा सबसे बड़ा सबूत, जिस जगह पर इन दोनों ने उन बच्चियों को कैद करके रखा, उस जगह पर शराब की तमाम बोतलें पाई गईं, और उन सभी बोतलों पर इन दोनों की उंगलियों के निशान थे। और उसमें से एक बोतल पर देवेंद्र के खून के निशान भी थे योर ऑनर। ये रही रिपोर्ट योर ऑनर। अगर इन तमाम सबूतों को एक साथ देखा जाए, कलेक्टिवली देखा जाए योर ऑनर, तो साबित होता है कि इन्हीं दोनों ने उन बच्चियों का कत्ल किया। मैं मानता हूं योर ऑनर कि ये तमाम एविडेंस सर्कमस्टेंशियल हैं, लेकिन योर ऑनर इन्हीं लूप होल की वजह से आज न जाने कितने अपराधी समाज में खुलेआम घूम रहे हैं। मेरी कानून से ये रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चंद रुपयों के खातिर 2 मासूम बच्चियों का कत्ल कर दिया, ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए योर ऑनर। डिफेंस और प्रोसिक्यूशन की बात पर गौर करने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, रमेश शुक्ला और देवेंद्र शुक्ला पर लगे सारे इल्जामात सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से साबित होते। इसीलिए लिहाजा यह अदालत मुजरिम रमेश शुक्ला और देवेंद्र शुक्ला को आईपीसी सेक्शन 302 के तहत हेमा तिवारी और अंजलि तिवारी के खून के जुर्म में फांसी की सजा सुनाती है।
हमारे देश की न्यायपालिका के इतिहास में इस केस का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि पहली बार किसी केस में सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बिना पर अपराधियों को सख्त सजा सुनाई गई। आज इस केस की तर्ज पर कई और केसेस लड़े जा रहे हैं, जहां अपराध साबित करने के लिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बेहद अहम हिस्सा बन चुकी है। जाहिर है सिर्फ हमारी सावधानी और सतर्कता ही हमारे बच्चों को महफूज रख सकती है। सबसे पहले तो हमेशा इस बात की जानकारी रखें कि आपके बच्चे किस वक्त कहां हैं, किसके साथ हैं। अपने बच्चों को ट्यूशन या किसी और क्लास में भेजने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें और पूरी तसल्ली होने के बाद ही अपने बच्चों को वहां पढ़ने भेजें। आपके बच्चों की यूनिफॉर्म, उनके स्कूल बैग, उनके कपड़ों में कोई आई कार्ड होना चाहिए जिस पर आपका नाम, पता और फोन नंबर लिखा हो। अगर आई कार्ड ना हो तो एक कागज पर यह सब लिखकर उनकी जेब में रख सकते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर वो लोगों को आपका नाम पता बता सके। और हाँ, अपना मोबाइल नंबर, घर का नंबर बच्चों को जरूर याद कराएं, ताकि मदद के वक्त वो आपको कॉल कर सके। बच्चों को घर से बाहर भेजने से पहले अच्छी तरह से समझा दें कि जब तक माँ बाप की इजाजत ना हो वो किसी भी व्यक्ति से खाने पीने की या दूसरी और कोई चीज ना ले, फिर चाहे वो परिचित हो या अपरिचित। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने पड़ोसियों को शक की निगाह से देखें, लेकिन थोड़ी सी सतर्कता, थोड़ी सी सावधानी बरतने में कोई हर्ज नहीं। याद रखें, आपकी सतर्कता, आपकी सावधानी आपके अपनों की जान बचा सकती है। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी ही सच्ची बेमिसाल कहानी के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, 100 फाइट बैक्स। तो सावधान